हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं बता दूं कि फिजिक्स की प्रैक्टिस सीरीज लगातार जारी है, जिसमें वैकल्पिक प्रश्नों को मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। और लगातार काफ़ी टॉपिक मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग एक बार देख भी सकते हैं अगर नहीं देखा है। और आज उसी फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं यांत्रिकी टॉपिक, जिसे मैकेनिज्म के रूप में जानते होंगे। और इस टॉपिक से बनने वाले उन प्रश्नों को रखा है जो एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि कार का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले क्लियर कर दूं कि कार का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, जिसे जी से प्रदर्शित करते हैं इस टाइप से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। हालांकि देखिए, ऊष्मा का भी मात्रक जूल ही होता है, आपको पता है। ऊष्मा का जो मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, कार का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। क्लियर है? चलिएगा, वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको याद रखना, प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दूरी की इकाई है, इसलिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका लगा लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आपका, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। अब देखिए, इसमें राइट ऑप्शन या ये जो ऑप्शन लगे हुए हैं आप इनको इग्नोर करिएगा। इसमें ऑलरेडी पहले से लगे हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक में ध्यान दूंगा कि इसमें नहीं रहेंगे, इसी पेज में है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन में जो राइट लगा हुआ है ये बिल्कुल ही गलत है। आप ये इग्नोर इस टाइप से देखिएगा और आपको अपने अकॉर्डिंग लगाना है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए, पारसेक इकाई है। अब देखिए, पारसेक भी इकाई किसकी है? प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी की। पारसेक भी ये सबसे बड़ी इकाइयों की रूप में जानी जाती है। दूरी की भी इकाई है ये भी। क्लियर है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और छठवां का जो राइट ऑप्शन रहेगा ए नंबर हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ए नंबर। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो क्यूरी है। लेंस की क्षमता का मात्रक देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं है। इसके अलावा लेंस की क्षमता का मात्रक डी है, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा का मात्रक जूल है, कार का मात्रक भी जूल है, और दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। तो इसलिए आपको याद रखना है ना। तो विशेष रूप से याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है यहाँ पर देखेंगे तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका लगाइए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो लक्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। चलिए, अगला देखिएगा, पास्कल इकाई किसकी है? तो पास्कल जो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि पास्कल का जो नियम है तरल दाब पर आधारित है, और हमने पहले से अध्ययन किया है तरल दाब को। तो तरल दाब पर आधारित पास्कल का नियम जो है दाब की इकाई है। किसकी इकाई है? दाब की इकाई है, जो ये बताता है कि किसी भी तरल में लगने वाला दाब जो होता है प्रत्येक कणों पर समान होता है। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला देखिए, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? मतलब ऊर्जा को मैंने बताया था कि ऊर्जा का और कार का और ऊष्मा का एक ही मात्रक है, जूल, है ना। आपको याद रखना है, ये नंबर इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो माप की इकाई है वो है टेस्ला दोस्तों, है ना। आपको याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। और हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज जो है ध्वनि, यानी अगर बात करें तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। हर्ट्ज ने तरंगों की आवृत्ति को लेकर एक प्रयोग भी किया था, हालांकि आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से आप लगाना होगा डी नंबर। विद्युत मात्रा की इकाई यहाँ पर क्या है? विद्युत। तो विद्युत जो है किससे मापी जाती है? एम्पियर से मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर लगाएंगे ए नंबर। ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति का क्या इकाई है? तो लेंस की जो शक्ति का मात्रक है वो है डायोप्टर, है ना। क्या है? डायोप्टर, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अगले देखिएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो डेसिबल है ना। डेसिबल विशेष रूप से आपको याद रखेंगे। चलिए,
अब देखिएगा यहाँ पर एम्पियर क्या मापने की इकाई है, करंट मापने की इकाई है। मैंने पहले बताया कि विद्युत जो मापने की इकाई है वो है एम्पियर यानी करंट, है ना। इसके अलावा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से तापमान की इकाई क्या है, तो तापमान की इकाई आपको बेहतर तरीके से मैं बता दूं। तापमान मापन के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसमें अब केल्विन होता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारे होते हैं, जिसमें 2 से 3 प्रमुख हैं, जिसमें से केल्विन जो है जिसे परम ताप पैमाना कहा जाता है। तो 19 का जो राइट ऑप्शन रहेगा, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर रहेगा। क्या रहेगा, केल्विन, है ना। इस तापमान का जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन, जिसे परम ताप भी कहते हैं, परम ताप पैमाना भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक के एसआई मात्रक को सही रूप से दर्शाता है, तो देखिए यहाँ प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, यानी विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट की बात कर रहे हैं। तो इसका 20 का जो राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर रहेगा, है ना, ओम, है ना। ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ही क्या होता है, प्रतिरोध को दर्शाते हैं किससे, ओम से, तो इसलिए ओम प्रति मीटर ये हो जाएगा एम। संवेग का मात्रक क्या है, संवेग 21, देखिए 21 का बी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, है ना। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। और ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसमें कथन दिए गए हैं कुछ। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, प्रकाश वर्ष अति दीर्घ काल अंतराल मापने का मात्रक है, प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन आपको लगाना रहेगा। सो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक, यानी प्रकाश वर्ष जो है अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो ऊर्जा का मात्रक देखिए जूल है ना। इसके अलावा मैं बता दूं, ऊर्जा के लिए पहले बताया कि ऊर्जा, ऊष्मा, कार, है ना, इन तीनों का मात्रक क्या है, जूल है। सो 23 का जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर हो जाएगा, है ना। ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये नहीं है, बाकी सभी हैं। वाट प्रति घंटा है, जूल है, न्यूटन प्रति मीटर है। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा बी नंबर रहेगा, है ना, टोनलेट कैंडेला, है ना, तीव्रता को मापने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। सो पास्कल को पहले बता चुका हूँ। पास्कल एक महान भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरल दाब के अध्ययन के लिए नियम दिया था, इसे पास्कल का नियम भी कहते हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का सी नंबर हो जाएगा, टोर, है ना। यहाँ पर ऑप्शन लगा लीजिएगा। निम्न में से ऊष्मागतिकी तापमान की इकाई एसआई इकाई क्या है, तो अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका डी नंबर रहेगा ऑप्शन, है ना, केल्विन, ऊष्मागतिकी की। अगला देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, नीचे कोड दिए गए हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है आपको। 27 देखिएगा, 27। सो 27 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा। देखिएगा सी नंबर ये है। पहला का देखेंगे तो ये देखेंगे ए का पहला, है ना। सो ए का पहला मेक हो जाएगा उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब ये हो जाएगा आपका पास्कल, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। मतलब सामने सामने क्या दिए गए, सूची दी गई, आप मिला सकते हैं बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 28 नंबर। 28 देखेंगे तो 28 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। और यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 28 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर। पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा आपका तीसरा, यानी आपका प्रकाश वर्ष, दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है ना। तो बी का हो जाएगा आपका पहला, पदार्थ की मात्रा मोल कहलाती है। विद्युत आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, यहाँ पर देखेंगे तो तीसरा का हो जाएगा आपका, तीसरे नंबर का देखिएगा, तीसरे का हो जाएगा पहला, यहाँ पर देखेंगे तीसरे का हो जाएगा दूसरा, है ना, कूलाम। और इसका हो जाएगा वाट प्रति घंटा, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 से 2 को मिलाना है। और देख सकते हैं यहाँ पर 29 का डी नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। यानी ए का चौथा हो जाएगा, ए का
चौथा इस टाइप से मिला सकते हैं। और बी का हो जाएगा आपका तीसरा, है ना। बी का क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का न्यूटन। बल का क्या होता है, न्यूटन। और कार का क्या होता है, जूल। आवेग का क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकेंड। इस टाइप से मैच कर सकते हैं आप। सो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्क्रम परिमाण नहीं है। और ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए छक्का। इसका बी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन, द्रव्यमान जिसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मास की बात कर रहे हैं, व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। हालांकि घनत्व, आयतन और चाल ये सभी हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। हालांकि देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है त्वरण वाला। 31 का जो राइट ऑप्शन रहेगा और ए नंबर हो जाएगा। ए त्वरण को प्रदर्शित करता है। और यू माइनस यहाँ पर देखेंगे, म्यू माइनस है ना, म्यू माइनस यू बटे टी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। बहुत सिंपल सवाल है और राइट ऑप्शन आपको लगाना है सी नंबर, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल राइट है, द्रव्यमान। प्लांक के अचर में यहाँ पर देखेंगे तो किसका आयाम होता है, 33 का देखेंगे तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन लगाइएगा। क्या हो जाएगा, सी, कोणीय गति। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल होता है ना। तो देखेंगे यहाँ पर 34 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। 34 का क्या हो जाएगा, ए, कम हो जाएगा, है ना। देखिए घूर्णन करती गोल मेज अचानक लड़का आकर बैठ जाता है और मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, अगर थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे तो। 35 का जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उसी में से देखना है आपको। ई इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है त्वरण पर। देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला देखिएगा, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। अब ये ऑप्शन आपके सामने हैं, ये है ऑप्शन। बी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार जो है अपरिवर्तनीय है। अगला देखिएगा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है, मतलब यहाँ पर नियम दिए गए हैं। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और किसी नियम का उदाहरण दिया गया है। अब आपने अगर नियम पढ़ा है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ये नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूटन का गति का प्रथम नियम है ये, है ना। तीसरा नियम आपको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला, है ना। तो दूसरा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 64 क्वेश्चन नंबर है, देख लीजिएगा। 64 देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। और एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा था, अगर उसकी अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो बिल्कुल लगा सकते हैं। 64 का सी नंबर है ना, राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी। नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हल होगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। नियम देखिए बहुत फिजिकल ये चीज़ें हैं और आप डेली बेसिस में यूज भी करते हैं और डेली बेसिस में दिनचर्या में काम आने वाले हैं ये काम आपके। और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए नंबर रहेगा, है ना। गति का पहला नियम जो भी मैंने बताया था। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों। अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन। 66 का डी नंबर हो जाएगा, है ना। बर्फ़ में क्या होता है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। घर्षण पढ़ा होगा आपने, सर्पी घर्षण, बेलन घर्षण, ये सारे घर्षण पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। चलिए
रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि देखिए आसान प्रश्न है बहुत ही, और इसका राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं। हालांकि इसका बी ऑप्शन रहेगा, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा थोड़ा सा, और कितने क्वेश्चन आप हल किए हैं ये बताइएगा ज़रूर, है ना। लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। सो देखिएगा, इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका। लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए आसान होता है। अगला देखिएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है और तब जहाज का स्तर पहले से जितना होगा, पहले थोड़ा होगा नीचे, ये सारे देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन CDS में पूछा गया है। और देखिएगा इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, है ना। कंडीशन क्या रहेगी आपकी देख सकते हैं। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? बिल्कुल सही बात है ये, है ना। कील जो है पानी में डूब जाती है, लेकिन पारे में क्या होती, तैरने लगती है वही कील, है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा सी नंबर रहेगा। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, लोहे का जो घनत्व होता है वो पानी से अधिक होता है, तथा पारे से क्या होता है, पारे से कम होता है। इसी कारण से जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? 71 का। विस्थापित पानी के भार के बराबर, बिल्कुल मैंने बताया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन रखे थे मैंने। 72 का देखिएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है, और ज़्यादातर लोगों ने यही लगाया होगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल क्या होती है, एल्कोहल से भारी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।